हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो घटना चक्र की रेलवे की जो जीके की बुक है, इसमें हम लोग ठीक है, घटना चक्र की जो बुक है और जो कि रेलवे के लिए आपके ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा इस किताब के जो प्रीवियस ईयर रेलवे में समान दिन के बुक क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, उनको देखेंगे। प्रीवियस ईयर की जो बुक है, तो इसमें आपको पता है कि टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए हैं उस बुक में। अगर आप देखेंगे 4500 प्लस क्वेश्चन है इसमें दिए गए हैं। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है, इसमें कंप्लीट हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनको यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो टोटली यहाँ पर सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, इसमें इस तरीके का इसका व्यू है किताब का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास के इसमें जो टोटल क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे हर एक टॉपिक से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इसका टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था, तो इसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे देखेंगे प्रश्न, इसी में आगे देखिए कि दिया गया है मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोजी गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है, तो इनका नाम है होमो नलेडी। क्या नाम है? होमो नलेडी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों के भवन बने हुए थे। सबसे पहले ये किस चीज़ से बने थे, तो लकड़ी से बने थे। इस प्रश्न को आप लोगों को यहाँ पर देखना है। आगे देखेंगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न जो है, यहाँ पर प्रश्नवाच जो क्वेश्चन आए हुए हैं, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था, तो आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। क्या था? शिकार। आगे देखेंगे ये प्रश्न, देखो इसमें इसका व्याख्या भी दिया गया है पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। वे मुख्यतः शिकार पर निर्भर थे। उनका भोजन मांस या कंदमूल फल हुआ करता था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न जो है हमारा दिया गया है, कह रहा है कि नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था, तो नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु जो था वो कौन सा था, तो वो था भैया हमारा कुत्ता, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, कुत्ता था, ठीक है। आगे देखेंगे लिखा हुआ है, इसका व्याख्या इसकी पढ़ लेते हैं। व्याख्या थोड़ी सी बड़ी है। लिखा हुआ है पशुओं के पालतूकरण के मानव प्रयास के मध्यपाषाण काल से ही प्रारंभ हो चुके थे। प्रारंभ में सर्वप्रथम जिस पशु को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। कुत्ते प्रायः 1500 ईसा पूर्व एशिया में मानव द्वारा घरों में पाला गया था। भेड़ दूसरा पशु है। ये प्रश्न आ सकता है कि दूसरा पशु कौन था, तो भेड़ था, जिसे मानव ने पालतू पशु के रूप में अपनाया था। ऐसी मानता है कि 1100 से ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिणी पश्चिम एशिया में भेड़ पालतू पशु के रूप में विकसित की गई, ठीक है, गई थी। आगे देखेंगे, आगे लिखा हुआ है विकसित की गई थी, क्योंकि लगभग यही काल नवपाषाण काल का है। अतः इस प्रश्न का उत्तर भेड़ होगा। क्या होगा इसका उत्तर? भेड़। इसमें ये बता रहे हैं कि इस प्रश्न का नवपाषाण में भेड़ होगा, लेकिन अभी इसमें प्रश्न में जो चिन्ह लगा था वो कुत्ता था, पहला पाला गया था। फिर उसके बाद सुअर को कब पाला गया, तो 900 ईसा पूर्व बकरी, फिर गाय, फिर 800 ईसा पूर्व में बकरी और गाय, फिर 7500 ईसा पूर्व में बिल्ली और मुर्गी, 600 ईसा पूर्व में घोड़ा तथा गधा, 400 ईसा पूर्व अन्य जानवर हैं जिनका पालतूकरण किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न के उसमें चलते हैं हम लोग। तो हाँ, ये अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था, तो सबसे पहले खोजा गया हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा था? हड़प्पा खोजा गया था सबसे पहले, उसके बाद में मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो इसमें दिया होगा, व्याख्या पढ़ लेते हैं। दिया देखो क्या दिया है कि सबसे पहले 1921 में दयाराम सैनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब के नामक स्थल में उत्खनन में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था। तो 1921 में दयाराम सैनी ने हड़प्पा का पता किया था। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई होने के कारण ही सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, यानी आर्यों की सभ्यता नहीं थी, क्योंकि पहला आंसर है इसका, यह एक शहरी सभ्यता थी। दूसरा, इसकी लिपि चित्रात्मक थी। तीसरा, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। चौथा, इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो इसका आंसर जहाँ तक होगा ए नंबर, क्योंकि ये एक शहरी सभ्यता थी और आर्यों की सभ्यता जो थी वो कैसी थी, वो ग्रामीण थी, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ देखो प्रश्न का
व्याख्या भी आप पढ़ लेंगे जल्दी से। लिखा हुआ अनार्यों का संबंध शहरी सभ्यता से रहा है, जबकि आर्यों का संबंध केवल ग्रामीण सभ्यता से रहा है। अतः स्पष्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का शहरी सभ्यता का होना सभ्यता के अनार्य सभ्यता का सर्वाधिक ग्राह्य प्रमाण है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि भाई कह रहा है हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग और लौहपाषाण युग। इसका उत्तर जहाँ तक होगा कांस्य युग। किससे संबंधित है? कांस्य युग। ठीक है, तो हड़प्पा के संदर्भ में कांसा की बहुत जो थी धातु की प्रचलन हो चुका था। तो लिखा हुआ हड़प्पा सभ्यता कांस्य से संबंधित है, सिंधु सभ्यता युग में तांबे और टिन को मिलाकर। तो याद रखना है कांसा का निर्माण किससे होता था? तांबे और टिन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। इस युग की प्रमुख धातु कौन सी थी? कांसा थी। ठीक है, और इसी कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ताम्रपाषाण कालीन नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी ये? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की ईंटों की कलाकृतियों में किस पशु का चित्र नहीं है? तो किस पशु का चित्र नहीं है? तो यहाँ पर होगा उत्तर गाय, क्योंकि गाय जो है हड़प्पा संस्कृति में वो बिल्कुल नहीं थी। गाय जो है वो वैदिक सभ्यता में थी, तो गाय का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं आप लोग। लिखा हुआ है हड़प्पा संस्कृति की मुहर पर पद्मासन मुद्रा में त्रिमुखी योगी चित्रित हैं, जिनकी दाहिनी ओर हाथी है, बाघ है, गैंडा है, भैंसा है। सिंहासन के नीचे 2 हिरन खड़े हैं। इस संस्कृति में गाय तथा घोड़े की मृद मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं मिली। तो याद रखना है गाय और घोड़े की मूर्तियाँ नहीं मिली हैं, जबकि मिली किस किस की हैं? तो इन जानवरों का भी नाम याद रखेंगे। एक हाथी हो गया, बाघ हो गया, गैंडा हो गया, भैंसा हो गया और हिरन हो गया। तो ऐसे याद कर सकते हैं, हाथी सबसे बड़ा जानवर होता है जंगल में, और बाघ इसको मान सकते हैं जंगल का राजा है। बाघ खाएगा किसको? हिरन को खाएगा। इसके अलावा गैंडा और भैंसा 2 लोग हो जाएंगे और जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हुए थे, जबकि गाय और घोड़े का नामो निशान नहीं है इस सभ्यता में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, देखो अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्रा थी उसमें पशुपति, हाँ शायद पशुपति नाथ जो हैं उनकी मुद्रा जो में उनका चिन्ह बना हुआ था। ठीक है, तो लिखा हुआ है, देखो इसमें पढ़ लेते हैं इसकी व्याख्या भी। लिखा हुआ है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मुहर पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग हैं। उसके बाईं ओर एक गैंडा, एक भैंसा, दाईं ओर हाथी एवं व्याघ्र, यानी व्याघ्र मतलब बाघ है। पशुपति शिव का रूप माना जाता है। मार्शल ने इन्हें आदि शिव बताया है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी याद रखना है कि किसने पशुपति को आदि शिव बताया है? तो मार्शल ने इनको आदि शिव बताया है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। ये भी प्रश्न आया हुआ है, इसकी व्याख्या ऊपर देख सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की है? तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज किसने की है? दयाराम सैनी ने। ठीक है, तो इसकी भी कुछ गड़बड़ हो गया। अवशेषों की खोज की है अलेक्जेंडर कनिंघम। इस प्रश्न को थोड़ा ठीक कर लेंगे। इसकी जो खोज, अवशेषों की खोज किसने की है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 तथा 1873 में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ पुरानी वस्तुएं प्राप्त की थी। सबसे पहले इन्होंने ही हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा बताया था। ठीक है, आगे देखेंगे, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? तो भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ कौन सा नाम है, यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा डाउटफुल है, इसको देखेंगे इसकी व्याख्या क्या दिया गया है। देखो यहाँ पर देखते हैं इसकी व्याख्या। क्या रहा है इसमें दिए गए प्रश्न, दिए गए प्रश्न की प्रकृति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि भारतीय सभ्यता का एक लंबा क्रम रहा है जिसमें अनेक इतिहासकार एवं पुरातत्वविदों ने अपना योगदान दिया है। प्रश्न में किसी निश्चित सभ्यता का उल्लेख नहीं है। चूँकि दिए गए विकल्प में कनिंघम भारतीय पुरातत्व के जनक हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना में इनकी प्रमुख भूमिका थी। मार्टिन व्हीलर हड़प्पा से तो डी डी गोस्वामी कौशाम्बी के
उत्खनन से संबंधित हैं। तो मार्टिन व्हीलर जो है हड़प्पा से और डीडी कौशाम्बी के उत्खनन से संबंधित थे, जबकि विसेंट स्मिथ ने बौद्ध, अशोक और मुगल काल साम्राज्य विशेषकर अकबर पर लिखा हुआ। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि दिए गए सभी विकल्प किसी न किसी सभ्यता से संबंधित, अतः सभी विकल्प सही है। तो ये देखो प्रश्न था, इसमें आपसे क्या कहा था कि निम्न हड़प्पा सभ्यता संबंधित कौन है, तो वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, ये वाला, ठीक, ये वाला ये प्रश्न था, प्रश्न नंबर 10। इसका उत्तर तो हमने बता दिया है। यहाँ पर डीडी गोस्वामी उत्खनन संबंधित है। ठीक है, और सर मार्टिन व्हीलर हड़प्पा से जुड़ा हुए हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे ये पुरातत्व सर्वेक्षण से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न को डाउटफुल माना गया था जब ये 2010 में ग्रुप डी में आया हुआ था। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 10 के बाद प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 में क्या रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है। तो इसमें प्रमुख अंतर यही था कि पहली नगरी थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। इसका एक प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो लिपि जो है अभी तक इसको पहचाना नहीं गया है, ये लिपि जो है इसको पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि ये भाव चित्रात्मक थी और इसको पढ़ा भी अभी तक नहीं जा चुका है। ठीक है, लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि प्रचलित थी। इस लिपि में लगभग 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आद्योतय ऐतिहासिक सभ्यता के वर्ग में रखा जाता है। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। आगे देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, मृतकों का टीला किसके नाम से जाना जाता है, तो इसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है क्योंकि मोहनजोदड़ो में बहुत सारे मृत लोगों की जो हड्डियां जो है एक के ऊपर एक जमा मिली हुई हैं, इसीलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर यहाँ पर 13 हो चुका। आगे देखो, आगे कह रहा है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में उपस्थित है। पाकिस्तान के सिंध जो क्षेत्र है वहाँ पर उपस्थित है। लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। ये सिंध प्रांत पाकिस्तान लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी, जबकि दयाराम सैनी ने किसकी खोज की थी, हड़प्पा की। और राखाल दास बनर्जी ने किसकी खोज की है, तो उन्होंने की है मोहनजोदड़ो की। आगे देखेंगे, हड़प्पा कालीन कह रहा है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला हुआ है, तो कहाँ मिला हुआ है भैया, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी अनाज संग्रह करने का जो वो मिला है वो कहाँ पे मिला हुआ है, तो उसका मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। कहाँ मिला हुआ है, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। लिखा हुआ है मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेख स्मारक वृहद स्नानागार है। इसके पश्चिम में 1.52 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित एक भवन मिला है जो कि पूर्व से पश्चिम में 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 22.86 मीटर चौड़ा है। इसे मार्टिमर व्हीलर ने अन्नागार बताया है। क्या बताया है, अन्नागार। इसमें ईंटों के बने हुए विभिन्न आकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हुए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में है, तो सिंध में है। अमरी कहाँ है, तो सिंध में। अमरी कहाँ है, तो सिंध में है। किस प्रांत में है, सिंध में। तो अमरी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है अमरी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बताते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था, तो लोगों का मुख्य धंधा यहाँ पर भी कृषि था। क्या था, कृषि था। ठीक है, प्रश्न नंबर ए, इसका जो है उत्तर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 को, इसकी व्याख्या दी गई है तो उसको आप अपना पढ़ लेंगे कि कृषि है तो इसको। ठीक है, आगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। ठीक है, तो ये जो होगा कौन सा होगा, लोथल जो कि है ये पतन नगर है जहाँ जहाज वगैरह खड़े होते थे, तो लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, लोथल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगो नदी के किनारे स्थित है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। इसकी खोज किसने की थी, तो M.R. राव ने की थी। किसने की थी, M.R. राव ने। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी जहाँ जहाज खड़े होते थे वो कहाँ है, तो वो लोथल में है। कहाँ है भाई, लोथल में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है, तो भारत में देखो कौन कौन सा नहीं है, भारत में कौन सा नहीं है, तो ये कालीबंगा भी है, रोपड़ भी है, रंगपुर भी है, हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको पढ़ लेंगे। हड़प्पा पुरातत्व पाकिस्तान के पंजाब मोंटगोमरी जिले में आधुनिक
साहिवाल रावी नदी के तट पर बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, इनमें से हड़प्पा की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करेगा? आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर यहाँ पर रहेगा। इधर चलेंगे तो सुतका गेंडोर हो जाएगा। ठीक है, दैमाबाद दक्षिण में हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे ध्यान कर लेंगे। ठीक है, सबसे पूर्वी हो जाएगा कौन सा? आलमगीरपुर। पश्चिमी कौन हो जाएगा? सुतका गेंडोर। दक्षिणी कौन हो जाएगा? दैमाबाद। ठीक है, और मांडा हो जाएगा उत्तरी। मांडा कहाँ हो जाएगा? उत्तरी। ठीक है, देखो इसमें दिया भी गया है, क्या दिया गया है? हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल सुतका गेंडोर पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। उत्तरी मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिणी जो है दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें कह रहा है कौन सा जो है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो इसका कौन सा स्थल नहीं है? तो भाई ये कौन सा है? बालाकोट। कहाँ है ये? बालाकोट। ठीक है, तो कोट वाले जितने आएंगे पाकिस्तान में होंगे, कोट डीजी वगैरह, बालाकोट। ठीक है, ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। आगे देखेंगे अगला, बालाकोट नामक हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के किनारे मोहनजोदड़ो से दक्षिणी पश्चिमी दिशा में स्थित है। ये बंदरगाह नगर था तथा यह स्थल सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा? बालाकोट। तो बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। 21 क्वेश्चन हम यहाँ तक देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा लिखा हुआ है, क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में? कह रहा है हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों को जानकारी थी कुम्हारों की, चाक की, आग की भी थी, गेहूँ की भी थी, लेकिन लोहा जो है इसकी जानकारी इन लोगों को नहीं थी। ठीक है, तो इसमें दिया गया है, पढ़ लेते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों को सोना, चांदी, तांबा, कांसा तथा सीसा का ज्ञान था। हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई से गेहूं तथा जौ के दाने मिले हैं, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या कह रहा है देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहते हैं। इस किसके प्रमाण मिलने से कारण यह कहा जाता है? यानी आर्यों के पूर्व की सभ्यता ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो किसके प्रमाण मिलने से कहा सकता है कि यह सभ्यता आर्यों के पहले की सभ्यता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी बर्तन। क्या हो जाएगा? बर्तन। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वाले जो वैदिक सभ्यता के लोग थे, इतना व्यवस्थित ढंग से इनके पास बर्तन नहीं थे, जबकि और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास जबकि बर्तन थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त मृद भांडों, मिट्टी के बर्तनों के आधार पर इस सभ्यता का आर्य पूर्व सभ्यता कहता है। ऋग्वैदिक कालीन मृद भांडों में काले एवं लाल मृद भांडों की प्रधानता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता विभिन्न प्रकार के मृद भांड हैं। ऋग्वैदिक काल में भी मिलते हैं, लेकिन इसमें काले और लाल मिलते हैं मिट्टी के बर्तन, जबकि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में विभिन्न डिजाइन के जो बर्तन मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो उनके घर ईंटों के बने थे, बिल्कुल सही बात है। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी, तो सभा भवन जो है मोहनजोदड़ो में ही मिला हुआ था। घर के निर्माण की योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें चारों प्रश्न जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसकी व्याख्या भी आप चाहो तो देख सकते हैं। तो व्याख्या में पढ़ लेते हैं जल्दी से। लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग प्रायः मकान के निर्माण में किया गया है। प्रत्येक आवासीय भवन के बीच में एक आंगन होता था, जिसके 3 या चारों ओर 5 कमरे, एक रसोई घर, स्नानागार होता था। और मोहनजोदड़ो के दुर्ग के दक्षिणी भाग में 725 मीटर आकार के विशाल सभा भवन की रूपरेखा मिली है, जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई है। यद्यपि कहीं कहीं कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया है। तो कच्ची ईंटों का प्रयोग जैसे कहाँ पे किया गया है? कालीबंगा में किया गया है। कहाँ किया गया है? कालीबंगा में किया गया। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, कह रहा है इसमें, देखिए क्या कह रहा है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से क्या है? तो सुंदर मूर्तियाँ, धर्म और दर्शन शास्त्र, आर्थिक और सामाजिक सुधार,
शहर योजना प्रणाली। तो सबसे उपयुक्त आंसर यही हो जाएगा, शहर योजना प्रणाली, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो शहर योजना प्रणाली पर आधारित थी। तो आगे पढ़ लेंगे, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता शहर योजना प्रणाली थी। सिंधु घाटी सभ्यता में चौड़ी सड़कें एक दूसरे के लंबवत काटती थी, मकान पक्की एवं कच्ची ईंटों के बनाए जाते, नाली एवं सफाई की उत्तम व्यवस्था थी। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप लोग देखते चलेंगे। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, क्या में मिलता है भैया? तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान क्या किसी ताम्रपत्र में लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं। अभिलेख में लिखा हुआ है? बिल्कुल नहीं। साहित्यों से मिलता है? बिल्कुल नहीं। पुरातात्विक उत्खनन से ही हमको इनका ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता का मिलता है, यानी पुरानी उत्खनन जब किया गया तभी हमें इसका ज्ञान मिला हुआ। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था कासा? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसी धातु का प्रयोग किया गया था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु तांबा थी, जिसकी आरंभिक तिथि 500 BC है, अर्थात नवपाषाण काल तक। जिससे विश्व परिदृश्य तथा दृष्टिपात करें तो तांबे का प्रयोग आरंभिक तिथि उत्तरी इराक में 8700 BC है। ठीक है, आगे हम लोग इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, इनको देख के पढ़ सकते हैं भाई। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी शिलालेखों का अध्ययन है। शिलालेखों का अध्ययन को क्या कहलाता है? एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम सनी माने जाते हैं। सिंधु सभ्यता के विकास में संभवतः हड़प्पा पूर्व बसी ग्रामीण संस्कृतियों का योगदान था, न कि द्रविड़ तथा आर्यों का। जली हुई ईंटों का मकान प्रथम यथार्थ मेहराब पूजा स्थल व कला तथा स्थापत्य में जली हुई ईंटों के मकान सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। प्राचीन भारतीय लोग मुख्यतः तांबे का प्रयोग करते थे। तो ये भी पॉइंट भी याद रखना है, तांबे का प्रयोग मुख्यतः ये लोग करते थे। आगे देखेंगे, अभी कुछ और पॉइंट इसमें आपको ये देखने को मिल जाएंगे जो स्पेशल पॉइंट दिए गए इस बुक में। तो इस जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्पेशल पॉइंट है, इनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, जो इन बुक वालों ने दी है। तो पढ़ लेते हैं भैया। प्राचीन भारत में कला को धर्म ने प्रभावित किया। प्राचीन काल में लोग पत्थर के औजार को आकार देने के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जौ चावल गेहूँ से परिचित थे, उनको आलू का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा तांबा टीन चांदी से भी परिचित थे, उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। आगे देखो, अगला फिर क्या कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के दौरान आयात की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु धातु और बहुमूल्य पत्थर थे। ठीक है, धातु और बहुमूल्य पत्थर थे। सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। चन्हूदड़ो किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है, चन्हूदड़ो से किसी भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला हुआ। ठीक है, आगे क्या करा देखो, चन्हूदड़ो से किसी भी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के मचाऊ तालुका में स्थित है। कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के भारत में उदय से पूर्व विद्यमान थी और उनके उदय के समय ये नष्ट हो गई थी। धौलावीरी, लोथल, कौसाम्बी, कालीबंगा में से कौसाम्बी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं, तो कौसाम्बी जो है नहीं संबंधित है, जबकि धौलावीरा, लोथा और कालीबंगा जो है वो संबंधित है। आगे देखो, अगला पॉइंट कह रहा है हड़प्पा कालीन घर ईंटों के बने होते थे। मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध था। गन्ना, सरसों, तिल, जौ में से गन्ने का स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है। ठीक है, इससे पहले आलू का स्रोत भी सिंधु घाटी सभ्यता से में नहीं मिला। गन्ना, सरसों, तिल से ये लोग परिचित थे और जौ से भी परिचित थे। लोथल, कालीबंगा, नागार्जुन कोंडा रोपण में से ठीक है सभ्यता के अवशेष नागार्जुन कोंडा से प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि और बाकी लोगों से ये प्राप्त हुए। ठीक है, आगे अगला देखेंगे प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। रंगपुर में मिले सिंधु घाटी के भग्नावशेष भारत के अहमदाबाद के नज़दीक स्थित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को नगर योजना के क्षेत्र से विशिष्टता हासिल थी। आगे देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। लोथल एक स्थल है जिसे सिंधु घाटी की गोदी पाई जाती है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? माउंट ऑफ दी डेथ है। लिपि जिसका कूट वचन नहीं किया सकता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। आगे हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है। सिंधु सभ्यता
सिंधु सभ्यता स्थल हड़प्पा की रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई है। पुरापाषाण युग में लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट था। आगे देखो और भी कुछ पॉइंट इससे आपको देखने को मिलेंगे, तो उन पॉइंटों को भी देख लेते हैं। हम लोग इधर आते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता से जो और पॉइंट हैं उनको भी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य के कारण आर्य पूर्व सभ्यता मानी जाती है। आगे ज्वालामुखी विस्फोट सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण प्राथमिक कारण नहीं था। आगे लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्न के भंडार मिले हुए हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, पुरापाषाण युग में मानव का सबसे महान आविष्कार क्या था? आग था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्राप्त जानकारियों का मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा के कुम्हारी कार्य में आमतौर पर लाल रंग का प्रयोग किया गया था। दक्षिण भारत में महापाषाणी संस्कृति 500 BC से 1000 AD हमें ऐतिहासिक काल के पास लाता है। ठीक है, ऐतिहासिक काल के पास लाता है। आगे महापाषाणियों ने बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घिरे कब्र का उपयोग किया है। सिंधु घाटी में खुदाई किए गए अवशेषों में मोहरें वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में पशुपति भगवान की प्रतिकृति मुद्रक मिला था। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर हड़प्पा की खुदाइयों से प्राप्त नृत्य मूर्तियों की लकड़ी का विख्यात आकृति कांस्य की बनी हुई थी। रोपड़ में मिले सिंधु घाटी सभ्यता के भागावशेष भारत के चंडीगढ़ के नज़दीक अवस्थित है। मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी? तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। तो यहाँ से जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जितना पोर्शन है वो समाप्त होता है और यहाँ से प्रश्न शुरू होंगे, वो वैदिक सभ्यता के शुरू होंगे प्रश्न। ठीक है, तो शुरू करते हैं उनको भी। तो दोस्तों अब हम लोग शुरू करने वाले हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से जितने भी प्रश्न हैं उनको यहाँ पर देखेंगे जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है इस वीडियो को फास्ट रिवीजन के रूप में देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी शुरू होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। इसके पॉइंट जो दिए गए हैं देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो वो अर्थवेद है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? सत्य की विजय होती है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। और किस भारतीय शास्त्र से ये लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद। ठीक है, उससे लिया गया है। आगे लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रीय आदर्शवाद कौन सा है? तो सत्यमेव जयते। महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट है? तो अंबाला शहर के ये निकट है। धर्म का विपरीत अर्थ क्या है? अधर्म। बौधायन, मानव, आप स्तंभ और कात्यायन कौन है? तो प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। कौन है? प्राचीन भारतीय गणितज्ञ। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ से शुरू होगा हमारे प्रश्नों का सिलसिला। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है, ये भारतीय पटल पर आर्य लगभग के बीच आए थे। तो ये प्रश्न थोड़ा संदेहपूर्ण रहा है। इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ देखो यहाँ पर दिया गया है 3000 से 2500 ईसा पूर्व, 2500 से 2000, 300 से 250। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है कि तो इसमें दिया गया है भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आकर के सब सिंधु प्रदेश में बस गए थे। उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार गंगा नदी के क्षेत्र तक हो गया था। प्रश्न में कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे तो ये याद रखेंगे 1500 ईसा पूर्व में ये आए थे। आगे देखोगे इसमें दिया देखो आर्य भारत कब आए थे? तो इस प्रश्न में देखो दिया है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो ये वाला आंसर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे लोग कह रहा है आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आर्य लोग भारत में आए थे। ठीक है, लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं प्रश्न को। कह रहा है भारत में आर्यों का आगमन एक विवादास्पद प्रश्न है। सर्वाधिक मान्य जो है वो मैक्स मूलर के मतानुसार, याद रखना है, मैक्स मूलर के मतानुसार आर्य जो है मध्य एशिया कैस्पियन सागर के आसपास से भारत में आए हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। आर्य जो थे ये कौन थे भाई? आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो किस रूप में आए थे भाई? तो ये आए थे भैया आक्रमणकारी के रूप में। ये भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से आए थे। ठीक है,
आगे हम लोग इसको व्याख्या पढ़ लेते हैं। विभिन्न कारणों से मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि, चारागाहों की खोज के कारण आर्यों की शाखाओं ने मध्य एशिया से पूर्व और पश्चिम की ओर बढ़ना आरंभ किया। उन्होंने पूर्व की ओर बढ़ने वाली शाखा ने अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया। यहाँ के स्थानीय निवासियों को युद्ध में पराजित करते हुए भारत को अपना निवास स्थल इन्होंने आर्यों ने बनाया था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न नंबर हमारा जो है वो 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है हमारा वो कौन सा है, ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। ठीक है, और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद को विश्व को सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। उसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद की रचना हुई। सबसे नया वेद जो है वो कौन सा है, अर्थवेद को माना जाता है। आगे देखो, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो ऋग्वैदिक आर्य जो है वे संस्कृत का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, संस्कृत का प्रयोग करते थे, याद रखेंगे। ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी। ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। आगे ऋग्वैदिक काल में पवित्र नदी कौन थी, तो सरस्वती नदी थी, उसको सबसे पवित्र माना गया है। देखो इसमें पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदियों में श्रेष्ठ, नदीतमा तथा नदियों की माता सिंधु माता कहा जाता है। यद्यपि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी। ठीक, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी, सिंधु थी। लेकिन ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी, या पवित्र नदी कौन सी थी, सरस्वती। ठीक है, जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे, संगीत, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत में विवेचना किसने की गई है, तो इसकी विवेचना की गई है सामवेद में। संगीत की रचना शास्त्रीय सामवेद में की गई है। तो शास्त्रीय संगीत की रचना किसमें की गई है, सामवेद में। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं और इनका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया गया है। इन मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं, याद रखना है इसको। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 बस सही नहीं, सॉरी, प्रश्न नंबर इधर 8 हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में देखो क्या कह रहा है, इसमें सूची मिलाना है। आप लोग इसको पढ़ लेंगे। पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी, वहाँ पर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और जो पीडीएफ का टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे इसमें। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है बी में, पहले का फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट का थर्ड ब्राह्मण वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन। ठीक है, और सेकंड बी का फर्स्ट हो जाएगा, उपनिषद में शिक्षा संबंधित समस्याओं का वर्णन है। इस तरीके से आप इसको मिला लेंगे और इसको देखेंगे। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, इसकी व्याख्या। कह रहा है ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कार्यों के संबंधित में विधि का वर्णन मिलता है। उपनिषद में शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन किया गया है। अर्थवेद में जन साधारण के रीति रिवाजों, अर्थवेद में जादू टोना चिकित्सा इत्यादि की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद की तुलना अवेस्ता से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। वैदिक युग के लोगों का सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा का इन लोगों ने किया था। जबकि वहाँ पे हम बात करेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता था वहाँ पे कांसे का ज़्यादा प्रयोग होता था। ठीक है, आगे देखेंगे। वैदिक काल के प्रारंभिक भाग में सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा थी। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अतिरिक्त चांदी, सोना एवं लोहे आदि का भी प्रयोग होने लगा। जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पे लोहे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ था, वो लोग उससे लोहे से परिचित नहीं थे। आगे देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है, ब्राह्मणवाद इसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी। तो ये इसकी जड़ें कहाँ से थी, तो इसकी जड़ें थी ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में थी इसकी जड़ें। ठीक है, ये बात याद रखना है। आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कठोर न होने के कारण इस समय इसकी जड़ें नहीं पनप पाई थी। वर्तमान में ब्राह्मणवाद का स्वरूप 200 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक अर्थात युग की आरंभिक शताब्दियों से स्पष्ट होता है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है, तो मनु को कहा जाता है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक। ठीक है, इन्होंने मनुस्मृति लिखी थी। आगे देखो लिखा हुआ है, हिंदू विधि का एक प्रमुख पुस्तक मिताक्षरा जो है ये किसने लिखी थी, तो मिताक्षरा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा की रचना किसने की थी, तो विज्ञानेश्वर ने की थी। आगे इसमें देख लेंगे, हिंदू विधि पर मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। याज्ञवल स्मृति का पर टीका ग्रंथ है। याज्ञवल स्मृति विश्व रूप से अपार्य
ने भी लिया था। आगे अगला क्वेश्चन जो है इसमें देखो क्या कह रहा है, वैदिक युग में क्या था भाई। बहु विवाह प्रथा अज्ञात थी, तो बहु विवाह प्रथा अज्ञात नहीं थी। बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो वैदिक युग में ये कुछ नहीं था, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डी नंबर अनुलोम विवाह स्वीकृत था। अनुलोम विवाह का मतलब ये है कि इसे ये एक लड़का है और एक ही लड़का है, इसकी एक सिस्टर है, इसकी एक सिस्टर है, तो इस लड़का ने इसकी सिस्टर से शादी कर ली और इस लड़के ने इसकी सिस्टर से शादी कर ली, इसे कहेंगे अनुलोम विवाह। ठीक है, आगे अब ये कह रहा देखो, वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें भारत में निम्नलिखित पर आक्रमण किया था। तो सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हम लोग देखते हैं, इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी। इसको आप देखेंगे, सबसे पहले आर आए थे, फिर यूनानी, फिर कुषाण और फिर हुण। सबसे पहले कौन आए थे, आर, फिर यूनानी, फिर कुषाण और हुण। तो आर, यूनानी, कुषाण, हुण, आर, यूनानी, कुषाण, हुण, ये क्रम है आने का। सबसे पहले आर, फिर यूनानी, फिर कुषाण और फिर हुण। ठीक है, आक्रमण करने का। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 तक हो चुके हैं कंप्लीट, तो इसको चाहो तो इसमें पढ़ सकते हैं आप, इसे बता दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जानता है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदार खंड, कुमाऊं को मानस खंड, कुमाऊं को मानस खंड कहा जाता है। गढ़वाल को केदार खंड, कुमाऊं को मानस खंड। समस्त प्राचीन साहित्य में गढ़वाल, कुमाऊं को सम्मिलित रूप से उत्तराखंड कहा जाता है। ठीक है, आगे अगला कह रहा है, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में क्या हो गया है। तो निष्क का अर्थ बाद में क्या हो गया, सिक्का। निष्क का अर्थ बाद में क्या था, सिक्का। पहले वैदिक काल में इसका अर्थ था आभूषण और बाद में निष्क का अर्थ हो गया था सिक्का। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन से थे। तो सबसे प्रमुख देवता जो थे वो थे इंद्र, जबकि अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में तो वहाँ पशुपतिनाथ जो हैं वो सबसे प्रमुख देवता थे। ठीक है, इंद्र का दूसरा नाम पुरंदर भी कहा जाता था और ये ऋग्वेद के 250 सूत्रों में इंद्र का वर्णन जो है किया गया है। आगे देखोगे, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। तो इंद्र जो है वो किसके ईश्वर थे, तो वर्षा और वज्र के ईश्वर थे। ठीक है, आगे 20 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद का प्रमुख देव तो है कौन है। तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है, तो इंद्र है। इस प्रश्न का उत्तर भी इंद्र हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इंद्र। तो इसका प्रश्न का उत्तर भी इंद्र हो जाएगा। और यहाँ पर अग्नि की जो वर्णन ऋग्वेद में की गई वो 200 श्लोक है, जबकि इनकी बात करेंगे तो इनकी चर्चा इंद्र की 250 बार है। ठीक है, आगे देखो क्या कर रहा है, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किसके लिए है। मुंडकोप शब्द से ये लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते जो है मुंडकोप शब्द से लिया गया है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। याद रखना है, पुराणों की संख्या कितनी है, 18। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। तो इसमें पढ़ लेते हैं, देखो कौन कौन से पुराण दिए हैं। तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं। पुराणों के रचयिता कौन है, लोमहर्ष। उनके पुत्र उग्रश्रवा, इनकी पुराणों की रचना कितनी, 18 है। कौन कौन से पुराण है, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, फिर वारा पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण। ठीक है, गरुड़ पुराण, कुंभ पुराण, स्कंद पुराण। ठीक है, ये सब बात आप पढ़ लेंगे। आगे देखेंगे, गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में। ये बात आप जानते होंगे, इस प्रश्न का उत्तर आप जानते होंगे। और गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। तृतीय मंडल में मिलता है, जिसकी रचना किसने की थी, ऋग्वेद की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने की थी। आगे अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कह रहा है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण में से किसकी उपासना थी, तो प्रकृति की उपासना थी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। आगे, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, जबकि वहाँ पर
सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था बच्चों? तो वो दोस्तों था कृषि, और यहाँ पे क्या था? पशुपालन। पढ़ लेते हैं। ऋग्वेदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वेद में पशुपालन, पशुधन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई है। कृषि का उल्लेख केवल 24 बार हुआ है। बाद में उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो गया था। तो पूर्व वैदिक काल में पशुपालन था और उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा? तो कृषि हो जाएगा। ठीक है, आगे। 4 आश्रम निम्नलिखित से संबंधित है। तो आश्रम 4 जो हैं वो जीवन के चरणों से संबंधित हैं। ठीक है, आश्रम जो हैं वो जीवन के चरणों से संबंधित हैं। ये प्रश्न को आप याद रखेंगे। तो 4 आश्रम है ये देख सकते हैं आप। ब्रह्म आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, 4 आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम जबालोपनिषद में मिलता है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ है। तो ब्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? ब्रीहि शब्द का अर्थ है चावल। ब्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? चावल। ब्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? चावल। पढ़ लेते हैं भैया। वैदिक साहित्य में ब्रीहि तंदूल का तात्पर्य चावल से है। गेहूं के लिए गोधूम का प्रयोग किया गया है। ब्रीहि और तंदूल का मतलब क्या है? चावल, और गोधूम के लिए गेहूं का प्रयोग किया गया है। महर्षि पाणिनि जो थे वो किस सब्जेक्ट के विद्वान थे? तो भाषा और व्याकरण के ये विद्वान थे। ठीक है, इन्होंने महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न जो है, ये कौन सा प्रश्न भाई? 26, 27 तक हो गया है। 28, इसके बाद ये देख लेते हैं। आर्य का समाज, आज समाज वर्णों में विभाजित था। तो कितने वर्णों में विभाजित था भैया? 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब कुछ पॉइंट इसके बचे हैं, इनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इन पॉइंटों के बाद हमारा जो चलेगा वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो इन पॉइंटों को भी पढ़ना भी ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इस बुक में दिया गया है और ये बेहतरीन घटना चक्र की बुक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको कवर करने हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो इसका जो तथ्यात्मक वर्ण है उसको भी कर लेते हैं। दिया गया है, ऋग्वेद के समय काबुल को कुबा कहा जाता था। ऋग्वेद के समय काबुल को कुबा कहा सकते थे। ऋग्वेद में 1028 सूक्त और श्लोक हैं। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ का ज्ञान था। आगे हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है ऋग्वेद का लौ युग से संबंधित है। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम है। गोपद ब्राह्मण अर्थवेद से संकलन है। आगे, प्राचीन काल, वैदिक काल में परिवार के सबसे बड़े सदस्य को गृहपति कहा जाता था। प्राचीन भारत में ग्राम भोजक, गांव के मुखिया को कहा जाता था। उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक कालों में हुई थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे। दिया गया है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद वैदिक साहित्य हैं, जबकि जातक कथाएं बौद्ध साहित्य से संबंधित है। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ 4 चरणों में मानव जीवन का विभाजन था। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। किस देवता को समर्पित है? सविता को, याद रखना है। न्याय, वेदांग, योग, सांख्य में सांख्य प्राचीनतम है। ऋग्वेद काल में पतित विवाह प्रचलन में नहीं था। ठीक है, ऋग्वेद काल में बहुपतित जो विवाह था वो प्रचलन में नहीं था। ये बात भी याद रखना है आपको। ऐत्रेय, विजासना, कृष्णा, कर्णमृत में से ऐत्रेय एक उपनिषद है। ऐत्रेय क्या है? उपनिषद। संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा है, उपनिषदों में कहा गया है। प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ राजा की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए किया जाता था। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य को प्रथम चरण माना गया। ये आप ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य की भूमिका व्यापार और कृषि कार्य संपन्न कराना था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 भारतीय वर्ण हैं, जबकि वैश्विक वर्ण नहीं है। किंवदंती राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है, का पिता का नाम दुष्यंत था। ठीक है, पिता का नाम क्या था? दुष्यंत। आगे देखेंगे। लिखा हुआ है, भारतीय दर्शन मीमांसा के संस्थापक जैमिनी को माना जाता है। महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम सनातन धर्म माना जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग।
इसी टाइप के और कुछ प्रश्न हैं वन लाइनर, इनको भी देख लेंगे। भारत ने अपने नाम सिंधु नदी से प्राप्त किया है। पौराणिक हिंदू ग्रंथ में भारत की पत्नी का नाम मांडवी है। महर्षि परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। भारत की पत्नी का नाम मांडवी था, याद रखना है। आर्यों की विशद जानकारी आपको ऋग्वेद में मिलती है। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार व्यवसाय था। आर्यों का निवास स्थल कैस्पियन था। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को माना जाता है। ऋग्वेद में पेरियार नदी का उल्लेख नहीं है, ठीक है, पेरियार नदी का उल्लेख यहाँ पर ऋग्वेद में नहीं है। आगे पढ़ेंगे। महाकाव्य महाभारत वेद व्यास द्वारा रचा गया था। सुश्रुत आयुर्वेद पर ग्रंथकार थे। आयुर्वेद पर सुश्रुत जो है वो ग्रंथकार थे। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक चली थी। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ऋग्वेदी पारुसी रावी नदी, ठीक है, पारुसी का रावी नदी नाम है आधुनिक। आगे देखेंगे। अगला कह रहा है आयुर्वेदिक की उत्पत्ति अर्थवेद संबंधित है। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि है, इंद्र के बाद में। भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव सांसारिक दृष्टिकोण का विकास था। आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे थे। साम वेद भारतीय संगीत शास्त्र का उद्गम माना जाता है। वैदिक काल में राजाओं द्वारा जनता से वसूले गए कर को बाली कहते थे। कर को क्या कहते थे? बाली। आगे देखो, ठीक है। आगे पूर्वा वैदिक परंपरा का साहित्य का उदाहरण नहीं है। आयुर्वेद एक वेद नहीं है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास जो है आश्रम है। अर्थवेद में तंत्र मंत्र और जादुई सम्मोहन से जुड़े स्रोत सन्निहित हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने अग्नि, वायु और रवि से प्रथम 3 वेदों की सृजन किया हुआ है। तो यहाँ से हमारा जो है वैदिक सभ्यता जो है वो समाप्त होती है और यहाँ से शुरू होगा हमारा बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग बौद्ध एवं जैन धर्म, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले प्रश्न जो है त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है। तो त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है। पंचतंत्र दंत कथाएँ की रचना किसने की थी। तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र दंत कथाओं की रचना की थी। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ। ये कहाँ पर स्थित है? तवांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जहाँ ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध कहा जाता है। तो कहाँ अपना उपदेश दिया था? तो सारनाथ में दिया था और धमेक स्तूप में, ठीक है। सीट ऑफ द होली बुद्ध, धमेक स्तूप, सारनाथ। आगे हम लोग चलेंगे प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 दिया है, आपसे पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो लुम्बिनी कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आप पढ़ लेंगे इस प्रश्न का व्याख्या। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक शाक कुल क्षत्रिय कुल में 563 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है। तो बुद्ध शब्द का तात्पर्य जो है वो होता है सी नंबर, अर्थात एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। आगे हम लोग चलेंगे बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जारित या ज्ञान संपन्न, ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा गया था। यह ज्ञान बोध गया विहार में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर कुशीनगर हो जाएगा, 3 का ऑप्शन, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य जो है वो कुशी उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्न में से सही है सिवाय एक के। तो सबसे पहले उनका जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ठीक है, बिल्कुल सही। उनकी ज्ञान की प्राप्ति जो है वो कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी, बिल्कुल सही। जबकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। ये प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा, डी नंबर इस प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा। तो
आपको टिक क्या लगाना है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है इनके सिवाय, तो ये वाला सही नहीं है, बाकी सब सही है। डी नंबर सही नहीं है, बाकी सही है। आगे देखेंगे हम लोग, कह रहा है गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो बोध गया, बिल्कुल। ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ था? बोध गया। ये प्रश्न का भी उत्तर आप बता लेंगे। इनको चाहो तो आप पढ़ लेंगे, इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। इन्हें बौद्ध ग्रंथों में जब गृह त्याग किया था तो महाविनिष्क्रमण कहा गया था। इसके पश्चात उन्होंने बोध गया बिहार में निरंजना नदी, आधुनिक फाल्गु नदी के तट पर बोधि वृक्ष पीपल के नीचे समाधि लगाई। 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाद में वे गौतम बुद्ध, तथागत तथा शाक मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो कहाँ दिया था। तो प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया है? सारनाथ। ठीक है, कहाँ दिया है? सारनाथ। इसका उत्तर हो जाएगा सी। तो जन्म कहाँ हुआ था? तो आप एक साथ देख सकते हैं, जन्म लुम्बिनी, मृत्यु कुशीनगर, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया और प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में उन्होंने दिया था। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। ये भी चाहो तो इसकी जो व्याख्या लिखी है इसको पढ़ लेते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने ऋषिपतन, सारनाथ में, उरुबेला में उनका साथ छोड़ देने वाले 5 ब्राह्मण तपस्वियों कौंडी, वाप्य, भाद्रिक, महानाम, अश्वजीत को ज्ञान के प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से हुआ था, किंतु B.N. लूनिया के अनुसार बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उरुबेला बोध गया में तपस्सु और मलिक नामक बंजारों को दिया था। ये बात भी आप याद कर सकते हैं। जातक पवित्र ग्रंथ है, तो ये तो बौद्ध का है। जातक ग्रंथ किसका है? बौद्धों का है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 7 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। चलते हैं 8वें प्रश्न पर, और इसकी चाहो तो आप व्याख्या भी कर सकते हैं जातक ग्रंथ से जुड़ा हुआ। तो जातक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ खुद का निकाय का भाग है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पूर्व बुद्ध ने 550 से अधिक जन्म लिए थे। जातक ग्रंथों में बुद्ध के इन्हीं पूर्व जन्मों के कहानी जो है वो दी गई है। ठीक है, आगे आपसे प्रश्न पूछा है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी। तो यहाँ पे जो भाषा प्रयोग की गई थी वो थी, कौन सी थी भी भाई? इसका उत्तर है सी, पाली। पाली भाषा का प्रयोग किया गया है, जबकि प्राकृत भाषा जो है इसका प्रयोग जो है वो जैन धर्म के लिए किया गया था। ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ये बात दी है उसमें जो हमने आपको बता दी है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहलाता है? सुत्त पिटक। क्या कहलाता है? बुद्ध के उपदेश किसमें है? शुद्ध पिटक। विनय पिटक में भिक्षुओं से जुड़ा हुआ बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, भिक्षुओं से जुड़ा हुआ। आप इसमें देख सकते हैं, दिया गया है। क्या बताया गया? सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। सुत्त पिटक में इसमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद निकाय हैं। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुओं के संग और दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचार नियम संग्रहित हैं, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिकों के सिद्धांतों का वर्णन है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो त्रिपिटक में बौद्ध शिक्षक का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। त्रिपिटक में बौद्ध शिक्षा का वर्णन किया गया। त्रिपिटक में 3 कौन कौन पिटक हैं? ये पाली भाषा में लिखेंगे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो इनका संकलन किया गया था। आगे अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालिक कौन था? तो कन्फ्यूशियस जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, आगे पढ़ लेंगे हम लोग।
दोस्तों, जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने भारत में बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया था, उसी प्रकार 500 ईसा पूर्व में चीन में विद्यमान कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों पर कन्फ्यूशियस धर्म बना। कन्फ्यूशियस को चीनी लोग राजा फुत्से 551 से 469 ईसा पूर्व कहते हैं। ये महावीर तथा बुद्ध के समकालीन थे और इन्होंने समाज को आचरण के नियमों की शिक्षा दी थी। 13वां अगर देखेंगे, कह रहा है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। इस प्रश्न का भी उत्तर याद रखेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में आम्र वाटिका में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। इस संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला जो थी वो प्रजापति गौतमी थी, जो कि इनकी मौसी थी। अपने प्रीतम शिष्य आनंद के आग्रह पर गौतम बुद्ध ने इसकी अनुमति प्रदान की थी। कालांतर में वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली भी उनकी शिष्या बनी थी। सांची कला, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बुद्ध का। सांची जो है वो बौद्ध के मठ हैं। सांची मध्य प्रदेश बौद्ध कला का केंद्र स्थल रहा है। एकमात्र स्थान है जहाँ बौद्धकालीन शिल्प कला के समस्त नमूने विद्यमान हैं। सांची के स्तूप पर अनेक मूर्तियाँ उत्कीर्ण मिलती हैं। मार्शल के अनुसार सांची स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? ठीक है, तो स्मारक स्तूप जो है ये कहाँ बनाए जाते हैं? 15वां क्वेश्चन का आंसर है, 15वें क्वेश्चन का आंसर है नंबर डी। तो ये बनाए जाते हैं बौद्ध मठों पर अर्चना के स्थानों पर। सॉरी, इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ए, बी और सी इसको फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है बौद्ध मठों का स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? तो बुद्ध के अवशेषों पर बनाए जाते हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर बनाए जाते हैं, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर बनाए जाते हैं और बौद्ध मठों पर अर्चना के स्थानों पर भी स्तूप बनाए जाते हैं। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था, क्या था? विचारों और चरित्र की शुद्धता, भक्तिवाद, कर्मकांड के व्यवहार और एक ही भगवान में विश्वास। तो इसका नंबर ए था, विचारों और चरित्र की शुद्धता। कपिल वस्तु संबंधित है, तो कपिल वस्तु आप लोग बता देंगे कपिल वस्तु कहाँ से संबंधित है? भगवान बुद्ध से संबंधित है, क्योंकि इन्हीं का जन्म वहाँ पे हुआ था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। याद रखेंगे, बौद्ध धर्म की चतुर्थ और अंतिम सम्मेलन कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इनकी अध्यक्षता जो थी वसुमित्र तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने हुए थे। आपको ये चारों संगतियाँ याद करनी है, इससे एक प्रश्न इतिहास में बन जाता है। आगे देखेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित अर्धगोलाकार अंत्योष्टि संबंधित टीले का क्या कहते हैं? तो उसे स्तूप कहते हैं। ठीक है, आगे देखोगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। कौन थे? मखली गोसाल। दिया है, इसको पढ़ लेंगे। बुद्ध के जन्म के पूर्व एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय आजीविक संप्रदाय था, जिसके संस्थापक मखली गोसाल थे। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल 23 तीर्थकर हुए थे, 24 हुए थे, और जो अंतिम वो 24वें थे वो कौन से थे? उनका नाम महावीर स्वामी था, जबकि 23वें पार्श्वनाथ थे, और पहले कौन थे? ऋषभदेव। महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था, तो महावीर ने निर्वाण जो है वो कब प्राप्त किया था? निर्वाण इसका प्राप्त किया था सी नंबर 527 में। 527 ईसा पूर्व में महावीर ने निर्वाण जो है वो प्राप्त किया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं इसको। महावीर के जन्म और मृत्यु संबंधी तिथियां में विवादास्पद है। एक तिथि के अनुसार महावीर का जन्म 599 और मृत्यु 527 में, जबकि दूसरी तिथि के अनुसार जन्म 540 में और मृत्यु 468 में थी।
तो आप दोनों को याद रखेंगे, ऑप्शन में कोई भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बताया गया है वो कितना है 527 में महानिर्वाण अर्थात मृत्यु बताई गई है। ठीक है, तो 468 भी आ सकता है, इसमें दिया है 468 दिया है, लेकिन आयोग ने उत्तर किसको माना है सही, 527 को। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से जैन धर्म के असली संस्थापक किसको माना जाता है। तो असली संस्थापक लगा दिया है, तो भैया ये वर्धमान महावीर को माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसकी व्याख्या दिया है। वर्धमान महावीर जैनियों के 24वें तीर्थकर और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उन्हें पार्श्वनाथ के 4 जैन सिद्धांतों सत्य, आस्ते, अहिंसा और परिग्रह में अपना 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। इनका जन्म कुंडल वन में हुआ था, क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडल ग्राम में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 599वीं वैशाली के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्नलिखित में से उल्लेखित किया गया है। तो किसमें पूर्ण ज्ञान को उल्लेखित किया गया है, केवल। ठीक है, पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता था जैन धर्म के अनुसार, केवल। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य की संज्ञा दी जाती है। महावीर के शिष्य के विषय में कहा था कि 12 वर्षों की कठोर तपस्या के साधना के पश्चात जाम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कठोर तप के उपरांत उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात वे कैवलिन, जिन, अहर्त और निग्रंथ कहलाए। आगे देखो क्या कह रहा है प्रश्न। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध थे। तो ये जो विरुद्ध थे बी नंबर, किसके विरुद्ध थे, ब्राह्मणों के रीति रिवाजों और औपचारिकताओं के विरुद्ध ये थे। ठीक है, क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है बुद्धवाद और जैनवाद अनीश्वरवादी धर्म थे। इन्होंने ब्राह्मण के रीति रिवाजों और कर्मकांडों का विरोध किया था। इनके अनुसार ब्राह्मणों के कर्मकांड और यज्ञ एक जीर्ण नाव के समान है जो संसार से मनुष्य को पार नहीं ले जा सकती है। आगे अगला कह रहा है महावीर और बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया था। तो बिंबिसार, ये बात याद रखना है। महावीर और बुद्ध ने दोनों ने बिंबिसार आप याद कर लेंगे, महावीर और बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा। महावीर एवं बुद्ध ने मगध नरेश बिंबिसार के शासन में उपदेश दिया था। महावीर स्वामी तथा बिंबिसार निकट संबंधी भी थे। ठीक है, क्योंकि महावीर की माता त्रिशाला और विजयदत्ता लिच्छवी राजक चेटक की बहन थी तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए बेलूबन नामक विहार को बनवाया था इसने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा। निम्नलिखित में से बौद्ध तथा जैन धर्म का पर्याय क्या है। तो वो है अहिंसा। बौद्ध और जैन धर्म में अहिंसा को बहुत बढ़ावा दिया गया था और मुख्य उद्देश्य इन लोगों का यही था। तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिर से यहाँ पर आपको वन लीनियर फैक्ट के रूप में कुछ फैक्ट दिए गए हैं। इसके बाद बौद्ध और जैन धर्म जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग इसके फैक्टों को भी पढ़ते हैं। आप लोगों को से निवेदन है कि वीडियो देखते रहिए और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ रिवीजन के लिए आप टेलीग्राम से जो इसकी PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप ये बुक जो है ये ख़रीद सकते हैं। ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, तो आपके रिवीजन पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। जैन धर्म के दर्शन शास्त्र में स्यायवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। जैन धर्म ने कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास व अहिंसा का उपदेश दिया। उनका भगवान में विश्वास नहीं था। कपिलवस्तु, पावापुरी, प्रयाग तथा श्रावस्ती में पावापुरी जैन धर्म से संबंधित है। आगे क्या कह रहा है भाई, जैन तीर्थकर महावीर ने पावापुरी में शरीर का त्याग किया था। सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, मुक्ति तथा ईश्वर में आस्था जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। जैनों का श्वेतांबर वर्ग सफ़ेद वस्त्र कपड़ा पहनता था। जैन धर्म ज्ञान प्राप्ति पर बल देता है।
वह सिद्धांत जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है वो क्या है भैया? सभी सजीवों एवं पदार्थों में आत्मा का वास है। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये अलग करता है दोनों को। आगे हम लोग चलेंगे। जैन धर्म में परम ज्ञान से तात्पर्य कैवल्य है। पारसनाथ जैनों का एक सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पार्श्वनाथ से जुड़े होने के कारण सम्यक शिखर क्षेत्र जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया है। भारत में जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फैला था। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी। बिहार के नालंदा जिला में पावापुरी जैनियों के लिए एक धार्मिक स्थल है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न। बुद्ध के मरणोपरांत प्रथम बौद्ध सम्मति जो थी महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। वह व्यक्ति जो ईश्वर की विद्यमानता में विश्वास नहीं रखता नास्तिक कहलाता है। जातक कथाएं अचरांग सूत्र दीर्घ निकाय सुमंगला विलासिनी में अचरांग सूत्र जैन ग्रंथ है, बाकी सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे और पढ़ेंगे हम लोग। निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है। अंगुत्तर निकाय और महावस्तु बौद्ध साहित्य के उदाहरण है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है और उसका नाम है बोरोबुदुर मंदिर है। आगे हम लोग चलेंगे दोस्तों, और पॉइंट हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण, उनको भी कवर आउट करते हैं हम लोग। दिया गया है कला साहित्य वास्तुकला संगीत धार्मिक क्रियाकलाप बौद्ध धर्म का सर्वाधिक योगदान धार्मिक क्रियाकलापों में है। लियांगत आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय बसवा को है। ठीक है, बुद्ध द्वारा निर्धारित अष्टांगिक मार्ग में सही विश्वास सम्मिलित नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट तथा स्वतंत्र संप्रदायों में चतुर्थ बौद्ध संगति के समय विभक्त हो गया था। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप सारनाथ है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में मूर्ति पूजा का पर जोर दिया गया है। बुद्ध धम्म संघ अहिंसा में अहिंसा महायान में मूर्ति पूजा पर जोर दिया गया है। ये बात याद रखना है। बुद्ध धर्म संघ अहिंसा में अहिंसा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है। आगे बौद्ध धर्म सम्यक आचरण संबंधित है। अजंता गुफाओं का निर्माण गुप्तों के काल में किया गया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश समानता पाली भाषा में दिया था। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन बुद्ध के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्यतः विचारों और आचरणों की शुद्धता से संबंधित है। गौतम बुद्ध की माता महामाया थी। गौतम बुद्ध द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। नागा अर्जुन अभिलेख से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने ही मोक्ष के लिए कठोर तप एवं सादगी को अनिवार्य बताया है। ये तथ्य दोनों धर्मों पर लागू नहीं होता है। आगे हम लोग चलेंगे दोस्तों। तीन प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी ललितगिरी और उदयगिरी उड़ीसा में है। कौन कौन से? रत्नागिरी ललितगिरी और उदयगिरी उड़ीसा में है। बुद्ध शब्द का अभिप्राय ज्ञान से प्रकाशित एक व्यक्ति है। भारत में महावीर की सर्वाधिक ऊंची मूर्ति श्रवणबेलगोला में है। बुद्ध महावीर से सर्वाधिक ऊंची मूर्ति श्रवणबेलगोला में। बुद्ध को मूर्ति पूजन और बलि मानना नहीं था। लुम्बिनी बौद्धों का एक पवित्र स्थल है। मोक्ष के लिए कठोर तपस्या और प्रायश्चित को मान्यता देना जैन और बौद्ध दोनों पर लागू नहीं होता है। बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया में विवेक और दया का सागर कहा गया है। आगे पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध के प्रवचन अधिकतर सोच और व्यवहार की शुद्धता से संबंधित थे। बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना था। पुराण जातक वेद उपांग और जातक बौद्ध साहित्य का उदाहरण है। आगे पढ़ेंगे। बुद्ध और महावीर के बारे में सही है कि वे वर्ण की धारणा के बारे में दोनों के आचरण समान थे। वे दोनों एक ही शताब्दी में जन्मे थे। वे दोनों जन्म से क्षत्रिय थे, परंतु यह सही नहीं है कि दोनों ही सरल नैतिक और सादगी भरे जीवन
की शिक्षा दी, क्योंकि जैनी कठोरता में विश्वास करते थे। सारनाथ कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ से हमारा जो है वो बौद्ध और जैन धर्म के प्रश्न जो हैं वो समाप्त होते हैं। और इसके बाद 16 महाजनपद से मगध के उत्कर्ष तक के जो प्रश्न हैं वो यहाँ आगे दिए गए हैं, तो इनको भी अभी आगे हम लोग देखेंगे। सॉरी दोस्तों, देखिए अब हम लोग शुरू करने वाले हैं 16 महाजनपद जो है, ठीक है, से लेकर के मगध के उत्कर्ष तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। प्राचीन समय में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन समय में अवध को कोसल के नाम से जाना जाता था। आगे देखेंगे बिंबसार के समय मगध की राजधानी कौन थी? तो बिंबसार के समय राजगिरी जो थी वो मगध की राजधानी थी। यहाँ पर देख लेंगे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबसार के समय मगध की राजधानी राजगिरी थी। इसे गिरि ब्रज के नाम से भी जाना जाता है। जैन ग्रंथ विविध तीर्थकल्प के अनुसार राजगिरी नगर 5 पहाड़ियों विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनगिरी व भारगिरी के बीच बसा हुआ था। विख्यात शिल्पी महागोविंद ने यहाँ पर नगर निर्माण की योजना बनाई थी। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो मगध का जो बिंबसार था वो बुद्ध का समकालीन था। आपको ये बात याद रहेगी। चाहो तो इसका व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। बिंबसार मगध में हर्यक वंश का प्रथम संस्थापक था। महात्मा बुद्ध का समकालीन था। इसने बुद्ध के निवास के लिए बेलू वन नामक विहार का निर्माण भी करवाया था। पंचमार्क का सिक्का कहाँ चलता था? तो पंचमार्क का सिक्का मौर्य काल के दौरान चलता था। ये प्रश्न का उत्तर भी आप याद रखेंगे। पंचमार्क सिक्के का प्रचलन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका प्रयोग मौर्य काल में व्यापक स्तर पर होता था। आगे देखेंगे सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिक्के के अध्ययन को सी नंबर न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। तो याद कर सकते हैं कि सिक्का जो होते हैं न्यू होते हैं, चमकते हुए होते हैं। तो न्यूमिस्मेटिक्स जो है इससे आप याद कर लेंगे। चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ से समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चाहो तो इसकी व्याख्या देख लें आप। दोस्तों व्याख्या में कह रहा है कि सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, जबकि अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफ कहते हैं। सिक्के के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स, अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफ। आर्कियोलॉजी, ठीक है, इसमें पुरातत्व अध्ययन को कहते हैं, ठीक है, जबकि हिस्टोग्राफी किसी विषय के इतिहास का सारांश है। एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन, आर्कियोलॉजी पुरातत्व अध्ययन कराता है। याद रखेंगे इस प्रश्न को। आगे देखोगे शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग ने, ठीक है, वैशाली बनाई थी। तो इसको याद कैसे रखेंगे? शिशुनाग, नाग आ रहा है तो उसमें वैशाली विष निकलेगा। क्या निकलेगा? विष। तो शिशुनाग ने अपना राजधानी कहाँ बनाई थी? तो वैशाली में बनाई थी। पढ़ लेंगे इस प्रश्न का व्याख्या। शिशुनाग ने अवंती और वत्सराज को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, परंतु कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो उज्जैन किस जनपद की राजधानी थी? तो अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती की राजधानी कौन थी? उज्जैन थी। याद रखेंगे, अवंती की राजधानी कौन थी? उज्जैन। ये बात आप याद रखेंगे। आधुनिक मालवा क्षेत्र का ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था। यह महाजनपद 2 भागों में बटा था, उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती।
उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी जो थी वो महिष्मती थी। पटना का पुराना नाम क्या था? इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे आप, पाटलिपुत्र था। आगे, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर ए है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। इस प्रश्न को बहुत बार पूछा गया है, आप इस प्रश्न को भी याद रखेंगे कि 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने भारत में आक्रमण किया था। आइडिया स्पीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? तो इस प्रश्न का व्याख्या यही दिया हुआ है। ठीक है, सिकंदर अथवा अलेक्जेंडर 326 में पूर्व में भारत पर आक्रमण आइडिया स्पीच था या वितस्ता झेलम के युद्ध में पोरस को हराया था। ठीक है, 326 में। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगले प्रश्न में, कह रहा 326 ईसा पूर्व 326 उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का आर्थिक आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो सिकंदर जब आया था भारत में तो उस समय कौन था शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य शायद था यहाँ पे, इसको आप देखेंगे भाई, क्लियर करेंगे। सॉरी, नंदवंश था। कौन सा था? हाँ, सिकंदर का अति आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो नंदवंश के दौरान हुआ था। ठीक है, नंदवंश। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर नंदवंश सही होगा। तो यूनान के प्रसिद्ध शासक सिकंदर ने जिस समय उत्तर पश्चिम भारत में आक्रमण किया था उस समय नंदवंश का काल था और घनानंद जो था वो इसका शासक राजा था। ठीक है, और बाद में फिर जब सिकंदर के बाद में उसका सेनापति भी आक्रमण करने के लिए आया था तब क्या था, उस समय जो राजा थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, अगला प्रश्न, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप बता लेंगे, उसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर मेसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। 326 ईसा पूर्व में उसने भारत विजय का अभियान चलाया था। कौन सी नदी सिकंदर महान के आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो इसका आंसर देखिए, सी नंबर व्यास नदी जो थी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, यहाँ से वापस लौट गया था। तब व्यास नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी। आगे पढ़ेंगे हम लोग। इतिहास का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। आगे हम लोग चलेंगे। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस का इतिहास का जनक कहा जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अब प्रश्न नंबर हमारा 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। अब इसके बाद फिर वन लीनियर प्रश्नों का साम्राज्य यहाँ चालू होगा, तो भैया उनको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रश्न भी जो हैं, जो ग्रुप डी की 2003 से 14 के बीच ऑफलाइन परीक्षाएं होती थी उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप एक बार इन पे भी नज़र बना कर चलेंगे, ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो प्राचीन भारत में नालंदा तथा तक्षशिला वहाँ स्थित बड़े विश्वविद्यालयों के लिए प्रसिद्ध थे। आगे, वज्जी बहुसंख्यक राजाओं की एक संसद द्वारा शासित था। अतीत का मगध राज आधुनिक बिहार के भौगोलिक स्वरूप था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु ने राजगिरी में कराया था। मौर्य पूर्व काल में वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। आगे, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक पुस्तक है। प्रसिद्ध विजेता सिकंदर मैसिडोनिया का शासक था। अलेक्जेंडर सिकंदर ने पश्चिमोत्तर सीमा पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का प्राचीन नाम है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। तोसाली में प्राचीन कलिंग की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी आपको मिलेगी। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक, जिसके समय में
वैशाली में द्वितीय बॉक्स संगति का आयोजन किया था उसने काकवण नाम से भी जाना जाता है। हर्रक वंश के शासक अजातशत्रु को कुड़ी कहा जाता था। आगे पढ़ेंगे हम लोग, नंद वंश ने मगध पर शासन किया था। आगे दोस्तों चलेंगे हम लोग। बिंबिसार के शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए थे। आगे पढ़ेंगे, सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध अजातशत्रु ने किया था। बिंबिसार का ये लड़का था, उसने उसको मार दिया था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो चंपा थी। भारत में अलेक्जेंडर की सफलता का कारण भारत में केंद्रीय शक्ति का नहीं होना था। अलेक्जेंडर के पास बढ़िया किस्म की सेना होना तथा उसमें भारत के गद्दारों का साथ सहयोग देना था। डेरियस ने भारत पर आक्रमण किया था। पाटलिपुत्र शहर की नींव उदयन ने रखी थी। पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आगे चलेंगे हम लोग। प्राचीन भारत के अंग महाजनपद में बिहार और मुंगेर और भागलपुर के आधुनिक जिले सम्मिलित हैं। अब यहाँ से जो है हमारा वो शुरू होगा मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य को भी पढ़ना जरूरी है। शुरू करते हैं भाई। लिखा हुआ सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के जो थे ये पुत्र, बिंबिसार नहीं बिंदुसार। चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त था। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस में दी गई है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की दी गई है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ था। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन में, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश है? तो प्रथम साम्राज्य निर्माता वो कौन सा है? तो भैया मौर्य वंश ही है, वो प्रथम साम्राज्य निर्माता है। आगे चलेंगे हम लोग। इस प्रश्न का उत्तर व्याख्या देखो इसमें दी है, काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी इसकी व्याख्या है, तो आप इसको पढ़ेंगे। दिया गया, मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य है। विशाल साम्राज्य ऑक्सस नदी की घाटी, कावेरी की द्रोणी तक तथा सुसंगठित रूप से एक छत्र प्रशासन के अंतर्गत फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक थे जिसने संपूर्ण भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में पिरोया था। महापद्म नंद वंश का एक महान शासक था। उसने पौरवों, इक्ष्वाकुओं और प्रोतयों को कौशाम्बी, कौशल और अवंती में शासन कर रहे थे पराजित कर अधिकांश उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? तो इसमें भारत कौन नहीं आया ये आपसे पूछा है, तो ये तो आप प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। कोलंबस नहीं आया था क्योंकि उसने अमेरिका की खोज की थी भाई, तो ये बात आप याद रखेंगे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। फयान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, फयान किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। आगे, वास्को डी गामा 1498 में भारत आया, जबकि कोलंबस 1492 में अमेरिका की खोज की थी, अतः कोलंबस भारत नहीं आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ये प्रश्न ऊपर पढ़ चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या रहा है, मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? तो इंडिका से मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। तो आप पढ़ लेंगे, मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तिका इंडिका मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश डालता है। मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था और वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके पूर्व वह आर्कोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो इंडिका किसकी है भैया? अभी ऊपर पढ़ चुके हो, मेगास्थनीज की है। ठीक है, नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर आप जान लेंगे। ठीक है, चाणक्य कौटिल्य के विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री पुरोहित था, वह ही बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण और उसके मार्गदर्शन में कार्य किया था, जिसके कारण समाज में सहायता मिली थी। प्राचीन भारत का वह
प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों जैन धर्म को दिया था, उसका नाम क्या था भैया? तो उसका नाम था, क्या नाम था दोस्तों? जैन धर्म को अंतिम दिन में दिया था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी ये जान लेंगे आप। ठीक, इसको पढ़ लेते हैं व्याख्या। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। जैन के ऋषि थे। अनुश्रुति के अनुसार उसने मैसूर के श्रवण बोलबोला में संलेखना विधि द्वारा क्या है मृत्यु का वर्णन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की उपेक्षा की थी, यानी सिर्फ को सीखा था। चाणक्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य का ये प्रधानमंत्री था। ठीक है, चाणक्य को निम्न में से जाना जाता है। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। तो आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। चाणक्य को इतिहास के विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। पुराणों में दिजजरसव श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। उन्होंने राज शासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण है तथा 4000 श्लोकों का वर्णन इसमें किया गया है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? तो वो कौन सा है? मौर्य। चाहो तो पढ़ लो इसकी व्याख्या, लेकिन छोड़ो क्या मतलब। आगे, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो वो कौन सा है? इनमें से पूछ रहा है कौन सा, तो वो नंदवंश है, क्योंकि मौर्य से पहले भी ये नंदवंश आया था। ठीक है, तो इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं आप लोग। लिखा हुआ है उपयुक्त में सबसे प्राचीनतम राजवंश नंदवंश है। नंदवंश का शासनकाल 344 से लेकर के 322 ईसा पूर्व था। उसके बाद मौर्य वंश का काल 322 से 185, जबकि गुप्त वंश का 320 से 554 ईसा पूर्व, पल्लव वंश का 171 से 26 ईस्वी तक था। आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उनके किसको भेजा था? तो भैया किसको भेजा था? संघमित्रा को भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचारों के लिए विदेशों में भेजा था। अपने पुत्र पुत्री को भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म को समर्थन था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अनेक भिक्षुओं को नियुक्त किया था। इसी कालक्रम में उसने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के लिए प्रचार के लिए भेजा था। अशोक किस वंश से संबंधित है? तो अशोक जो है वो किस वंश से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, यानी मौर्य वंश से संबंधित है। आगे पढ़ेंगे, ब्राई लिपि किसने स्पष्ट की है? तो इसका नाम से जेम्स प्रिंसेप, ये याद रखेंगे। ब्राई लिपि किसने स्पष्ट की है? जेम्स प्रिंसेप। किसने की है? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ब्राई लिपि को स्पष्ट करने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता के टकसाल में अधिकारी थे। उन्हें प्राचीन भारतीय संस्कृति कला में काफ़ी रुचि थी। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं और जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इनको पढ़ा था। तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेखों का अध्ययन किया। भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? तो अशोक ने भैया कौन सा धर्म अपनाया था? तो सही बात आपको पता है, बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया था। 261 में कलिंग के विजय के उपरांत बौद्ध धर्म को अपनाया था। और इसका प्रमाण जो है भ्राभु लघु स्तंभ में देखने को मिलता है। कौन सा? भाब्रू लघु स्तंभ देखने को मिलता है। इसमें अशोक बुद्ध धर्म संघ का विवादन करता है। आगे क्वेश्चन नंबर पर चलेंगे हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसमें देखो क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि अपने निम्नलिखित में से प्राय जिस नाम से अशोक संबंधित हैं वो क्या है? तो किससे संबंधित हैं दोस्तों? ए नंबर ऑप्शन सही है इसका। प्रियदर्शी नाम से वो संबंधित अशोक को कहा जाता है। प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अशोक के प्राय सभी अभिलेखों में उसे प्रियदर्शम या प्रियदर्शी के नाम से कहा गया है, अर्थात देवताओं का प्रिय राजा। आगे, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को देखा जा सकता है। चट्टान आलेख। ठीक है, कलिंग युद्ध के प्रभाव को किसमें देखा जा सकता है? तो चट्टान आलेख पर देखा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आगे हम लोग चलेंगे। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध उसके परिणामों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध के हृदय विदारक हिंसा एवं नरसंहार से अशोक के हृदय स्थल को स्पर्श किया और उसने सदैव युद्ध नीति को परित्याग करके धम्म विजय की नीति का श्री गणेश किया था भैया। आगे, किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था धौली।
कलिंग युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो धौली, उड़ीसा के धौली। ठीक है, ये बात याद रखना है। कलिंग युद्ध प्राचीन काल में उड़ीसा के धौली नामक स्थान पर लड़ा गया था। सारनाथ किस सम्राट का स्तंभ है? तो यह सरल सा प्रश्न है, अशोक का है। सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है लायन कैपिटल। अगला, अशोक ने अपने अभिलेखों में से अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? तो किसने नहीं किया भैया? कौन से राज्य का उल्लेख नहीं किया भैया? तो वो है कुषाण का, दक्षिण के कुषाण का अभिलेख नहीं किया। अशोक के दूसरे शिलालेखों में सुधीर, दक्षिण के चोल, पांड, शक्तिपुत्र, केरलपुत्र आदि राज्यों का उल्लेख मिलता है, किंतु कुषाण का उल्लेख नहीं मिलता। ये बात भी याद रखेंगे। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा जो थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था पर्ण। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पर्ण था। क्या था? पर्ण। याद रखना है इसको भी। ठीक है, चाहो तो इसको पढ़ लेते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पर्ण थी। मौर्य काल में सोने के सिक्का चांदी तांबे के बने होते थे। इन सिक्के को निष्क तथा सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को करसाकड़ या धन कहा जाता था। तांबे के सिक्के को मशक कहलाते थे। कांकड़ी भी तांबे का छोटा सिक्का होता था। क्वेश्चन नंबर 24 का बात करेंगे तो इसमें देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु जो है वो मौर्य वंश का शासक नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जो है ये मौर्य वंश का शासक हैं। अजातशत्रु हरिवंश का शासक था। इसने 492 से 460 ईसा पूर्व मगध पर शासन किया। कुड़िक इसका उपनाम था और यह बिंबिसार का पुत्र था। आगे, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल था। अशोक का उत्तराधिकारी का नाम क्या था? कुणाल। पुराणों और बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादन के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। बिंदुसार अशोक के पिता थे तथा राहुल गौतम बुद्ध के पुत्र थे। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बृहदर्थ था। सबको पता है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, सांची का स्तंभ किसने बनाया था? तो अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 27 पूरे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो क्या कह रहा है। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो गंगा और सोन नदी के किनारे बसा हुआ है पाटलिपुत्र। गंगा और सोन नदी के, पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। इसकी स्थापना महाजनपद काल में हुई थी। परिशिष्ट वर्मर, गार्गी और संहिता पुराण वायु के अनुसार उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। ठीक, इसके बाद आगे और प्रश्न दिए हैं। ठीक है, उनके बाद हाँ चलो पढ़ लेते हैं भाई। इसका एक लास्ट ये प्रश्न है, RRC ग्रुप D 2018 में प्रश्न आया हुआ है। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तत्वों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्यों के प्रमुख स्थानों पर स्थापित कराया ताकि तदनुसार लोग उसका आचरण कर सकें। तो कितने? 14 शिलालेख बनवाए थे। ठीक है, इन्होंने। चलो अब यहाँ से जो है कुछ तथ्यात्मक जो पॉइंट हैं, जो वन लीनियर फैक्ट हैं, उनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं दोस्तों। ठीक, तो पहला है मौर्य समाज का वर्गों में विभाजन दार्शनिक, किसान, पशुपालक, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद, मेगास्थनीज की इंडिका में किया गया है। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए उपगुप्त ने प्रेरित किया था। आगे, मौर्य वंश का प्रसिद्ध राजा बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पिता है। मौर्य वंश का महानतम शासक अशोक था। बौद्ध धर्म का संदेश देने के लिए अशोक ने सुंगमित्र, देवनामप्रिय और मिनांडर में से किसी को भी विदेश नहीं भेजा था। आगे पढ़ेंगे हम लोग। अशोक की धम्म नीति एवं शासन सिद्धांत का उल्लेख 14 मुख्य शिलालेखों में किया गया है। जॉन एफ फ्लीट, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर करिंगम और जॉन मार्शल ने जेम्स प्रिंसेप ने
ब्राह्मी लीफ जो है उसको पढ़ा हुआ है। आगे और कुछ इसके वन लीनियर फैक्ट दिए हैं, उनको दोस्तों भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के काल में हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में किया गया था। पाटलिपुत्र तक्षशिला उज्जैन मौर्य साम्राज्य के अंग थे, जबकि रामेश्वरम उसका राज्य से सीमा के बाहर था। भारत सरकार द्वारा प्रतीक के रूप में सारनाथ स्तंभ 4 शेर को ग्रहण किया है। मध्य प्रदेश सांची स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध धम्मेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। ग्रीक शासक सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। अशोक के लघु शिलालेख सिद्धपुरा, रूपनाथ और जटिंग रामेश्वर के तीनों स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की थी। डॉली के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। कोलंबस भारत में आया था। पाणिनि का संबंध संस्कृत व्याकरण से जुड़ा हुआ। अशोक के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना। अशोक बौद्ध धर्म से संबंधित था। सुंग राजवंश, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र ने के आसपास की थी, और मौर्य वंश का साम्राज्य इसने लिया था पुष्यमित्र ने। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के सहयोग से मगध के सिंहासन में बैठा था और तथा अशोक ने राधा गुप्त के सहयोग से मौर्य सिंहासन ग्रहण किया था। बिंदुसार ने आजीविक समुदाय को आश्रय दिया था। मौर्य प्रशासन में सन्यादा कहलाने वाले अधिकारी मुख्य कोषाधिकार था। धम्म नीति का प्रतिपादन अशोक द्वारा किया गया था। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध प्रचार के लिए अपनी बेटी और बेटा को भेजा था। मौर्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चाणक्य प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त वंश के सलाहकार थे। सारनाथ सिंह स्तंभ मौर्य राजवंश की कला का नमूना है। प्राचीनकालीन शासन कला और राज व्यवस्था का उल्लेख अर्थशास्त्र में मिलता है। विशाख दत्त द्वारा रचित भारतीय नाटक मुद्रा अक्षत का विषय चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दरबार के षड्यंत्रों पर आधारित था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वंश इतिहास नहीं है। मौर्य काल में 80 खंभों वाले असेंबली हॉल के खंडहर कुमरार पटना से संबंधित है। 14 मेजर रॉक एडिक्टस अशोक से संबंधित है। अर्थशास्त्र के रचयिता विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। प्राचीन भारत में कलिंग की राजधानी तोसाली थी। सारनाथ का लायन कैपिटल अशोक से संबंधित है। अशोक के स्तंभ और अशोक चक्र के नीचे सप्त में जैतो जो है ये उत्कीर्ण है। अब इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ से हमारा मौर्य काल समाप्त होता है और मौर्योत्तर काल यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो की टेलीग्राम पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक, वहाँ से PDF जा करके डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना ग्रुप D के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। इस बुक के द्वारा आपको इतिहास जितने भी सब्जेक्ट है उसका पूरा पेपर से पहले कवर कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।